प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं सदुल्ला खान हूं। इमरान खान साहब ने आज ऐलान किया है कि 17 तारीख को जो जलसा वो करने जा रहे हैं लाहौर में लिबर्टी चौक पर जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें वो तारीख दे देंगे कि किस तारीख को असम्बलियां तोड़ने जा रहे हैं। उसके बाद सोर्सेज से कुछ खबरें हमारे सामने ये आ रही हैं कि 23 दिसंबर को की तारीख इमरान खान 17 को देंगे, यानी 23 दिसंबर को असम्बलियां टूट जाएंगी। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद ये तारीख इससे आगे भी जा सकती है और कुछ का ख्याल है कि शायद अभी हतमी तौर पर इसमें मुशावरत होनी है। लेकिन बहरहाल असम्बलियां तोड़ने के हवाले से आज इमरान खान ने बताया कि उन्होंने मुशावरत मुकम्मल कर ली है और इसी के ऐलान के फ़ौरन बाद मोनिस इलाही को बुलाया गया। वो उनसे मिले हैं इमरान खान से जाकर और इमरान खान ने अपना प्लान जो है वो उनको कन्वे भी कर दिया है। इसके अलावा आज सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं उनकी मुलाकातें हुकूमती वज़रा के साथ भी हुई हैं। याद सादिक साहब मिले हैं। इसके अलावा आज़म नज़ीर तारड़ साहब उनकी मुलाकात में मौजूद थे। इसके बाद आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान साहब से भी मुलाकात की है। तो इससे लगता है कि कुछ पसे पर्दा भी चल रहा है, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, बातचीत भी हो रही है। दूसरी तरफ कुछ दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब ने यह कहा था कि अगर मगर छोड़ें असम्बलियां तोड़ें, और आज गवर्नर साहब की तरफ से एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी ने यह दावा भी किया है कि गवर्नर पंजाब ये कह रहे हैं कि अगर असम्बली तोड़ने की समरी आई तो हमारे पास आईनी और कानूनी रास्ता मौजूद है कि हम असम्बलियां ना तोड़ें। तो बहुत कुछ चल रहा है, क्या होगा। और इसके अलावा एक ऐलान इमरान खान ने यह भी किया है कि वो असेंबली में वापस जा रहे हैं और स्पीकर के सामने खड़े होकर ऐलान करेंगे कि भाई हमने ये इस्तीफा दे दिया है, इसे कबूल किया जाए, ताकि वो जो हुज्जत है वो भी तमाम हो जाए और जो रुकावट थी वो भी दूर हो जाए। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मसला इस पाकिस्तान का है वो इकॉनमी है और तमाम चीज़ों को इकॉनमी के पर्सपेक्टिव में ही देखा जा रहा है। 2 दिन से हम इसी पर बात भी कर रहे थे प्रोग्राम में, और परसों जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला भी मौजूद थे और खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर ख़जाना हैं वो भी अपने जो मुआशी मसाइल हैं उस पर मुसलसल बात करते रहते हैं। तो इस पर भी गुफ्तगू करते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं तैमूर सलीम खान झगड़ा साहब, वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा। बहुत शुक्रिया झगड़ा साहब, आपको खुशामदी कहते हैं प्रोग्राम में। हमारे साथ स्टूडियोज़ में राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया। एक और मसला चूँकि साथ साथ चल रहा है और वो हुकूमती इत्तेहादी जो हैं वो रेकॉर्ड के मामले पर जो कानून साजी हुई है उस पर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो प्रोग्राम में हम सेनेटर जहांज़ेब जमालदीनी साहब का मौक़िफ़ भी शामिल करेंगे। BNP मेंगल के रहनुमा हैं। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ जो आज इमरान खान साहब ने अनाउंसमेंट की है, 17 तारीख को वो ऐलान करने जा रहे हैं, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा है। मैं इंशाल्लाह 17 तारीख को हम हमारी पार्टी की गैदरिंग हो रही है बड़ी लिबर्टी चौक के ऊपर, और इंशाल्लाह लिबर्टी चौक में मैं अपने खिताब के ऊपर अपनी कौम को डेट दूंगा जब हम 2 असेंबलीज, हमारी जो पख्तूनख्वा की असेंबली और हमारी जो पंजाब की असेंबली है, इसको हम डिसॉल्व करेंगे, इसमें से निकल के हम इलेक्शन अनाउंस करवाएंगे। उसके अलावा हमारे जो 123 या गालिबन 125 नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं जो हमारे इन्होंने अभी तक इस्तीफे कबूल नहीं किए, हम नेशनल असेंबली के अंदर जाके स्पीकर के सामने खड़े होकर कहेंगे कि हमारे इस्तीफे कबूल करो। झगड़ा साहब, आज जो इमरान खान साहब ने हतमी मुशावरत अपनी पार्टी के साथ की उसमें मुतअद्दिद लोगों ने यह मशवरा भी इमरान खान को दिया कि देखिए अगर आप असम्बलियां तोड़ेंगे तो ऐसे में हुकूमत डिलेइंग टैक्टिक इस्तेमाल करते हुए इसको 6-7 महीने तक ले जाएगी और ये हुकूमत हमारे हाथ से हुकूमत के हाथ में या पंजाब में जो अपोजिशन उसके हाथ में चली जाएगी। और इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा की भी असम्बलियां तोड़ने की आप समरी भेजेंगे तो वहां भी कोई फार्मूला लगाया जा सकता है। तो ये तमाम चीजें कैलकुलेट करने के बाद फैसला किया गया है। अगर ऐसा हुआ कि आप असम्बलियां तोड़ दें और इलेक्शन 3 महीने में ना हुए तो क्या करेंगे? तो आप तो खसारे में रहेंगे। जी देखिए, जहां तक हमारे रेडीनेस का ताल्लुक है, खान साहब अभी तोड़ दें हम तैयार हैं। जहां तक जो रिस्क्स की बात आपने की है, जो खदशात की बात आपने की है, यही तो इस मुल्क का मसला रहा है कि यहाँ पे आप ये भरोसा नहीं कर सकते कि इस मुल्क के जो ट्रेडिशनल रूलर्स हैं कि उनको आइन की, कानून की कोई परवाह हो, सिर्फ जब इनको लिप सर्विस करनी हो तो ये जमहूरियत के चैंपियंस बन जाते हैं। तो वो एक फैक्टर ज़रूर, आज की मीटिंग में तो मैं नहीं था लेकिन इससे पहले जितनी भी मीटिंग्स हुई है उसमें ये डिस्कस हुआ है। वो ये है कि ये जितने गैर कानूनी काम करते हैं, जितने गैर आइनी काम करते हैं, इसके बावजूद कि ये मीडिया को जितना भी दबाते हैं उसका मलबा इन पे पड़ता है और एक्सपोज पूरे पाकिस्तान के सामने यही होते हैं।
और उसकी बेहतरीन मिसाल कल मिफ्ता इस्माइल की इंटरव्यू थी, जो कि PMLN के अगेंस्ट एक पूरी चार्जशीट थी। सही है। नहीं, लेकिन झगड़ा साहब, मेरा सवाल अब यह है कि अगर ऐसा हुआ कि आप तो देखें, आपने इस्तीफे दिए असेंबली से कि असेंबली टूट जाएगी, नेशनल असेंबली, और इतनी बड़ी तादाद में जब लोग निकलेंगे तो असेंबली चल नहीं सकेगी, लेकिन असेंबली चल रही है, आपके इस्तीफे कबूल नहीं हुए, और आप पंजाब की असेंबली तोड़ने के लिए जाते हैं, और आपकी और हुकूमत कोई ऐसा फॉर्मूला लगाती है कि वो 3 महीने के अंदर इलेक्शन नहीं कराती, और उसके लिए कोई ऑर्डिनेंस आ जाता है, कोई आईनी तरीका वो कोई बहाना ढूंढ लेते हैं, तराश लेते हैं, तो आप तो खसारे में रहेंगे। मेरा सवाल ये था। मैंने एग्जैक्टली यही कहा, खसारा इन दी एंड इनका होगा। ये खदशा जरूर है, ये भी खदशा है कि ये बड़ा क्लियर है कि इन्होंने प्लान किया है कि किसी तरीके से इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दे। नजम सेठी हर रोज अपने प्रोग्राम पे कहता है कि ये पार्ट ऑफ द प्लान है, ठीक है, ये भी ये कर दें, ये भी आजमा लें। अगर इन्होंने ये गैर आईनी काम करना है कि इलेक्शन जो है वो डिले करना है किसी तरीके से, आपने खुद कहा। सही है, बिल्कुल सही है झगड़ा साहब। चले, मैं एक बात राना सनाउल्लाह साहब बार बार कहते हैं, वो कहते हैं जी असेंबलियां तोड़ें, हम 90 दिन में कानून के मुताबिक इलेक्शन कराएंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि जी हमारे पास और रास्ते भी मौजूद हैं। तो सर राना साहब ये बताएं कि क्यों असेंबलियां, अगर परवेज़ इलाही असेंबलियां तोड़ देते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तोड़ देती है, क्या इसके अलावा भी कानून में कोई रास्ता मौजूद है कि 90 दिन के बाद इलेक्शन ना हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो अगर असेंबलियां टूट जाती हैं तो फिर हम लोग की पूरी तैयारी है कि हम KPK में और पंजाब में इलेक्शन लड़ेंगे, और हमारी भी वर्कर कह लें कि जो कन्वेंशंस हैं वो शुरू हो रही हैं, और ओवरऑल हमने भी कहा है कि सारे पार्टी वर्कर्स मुतहरक हो जाएं। तो वो जो ये सिनारियो जिसको बिल्डअप कर रहे हैं वो भी हमारे लिए काबिल कबूल है, हमें कोई उसमें मसला नहीं है, लेकिन बेहतर होगा कि ऐसा ना हो और ये कंटिन्यू करे, क्योंकि जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो एक पॉलिटिकल ये जो हलचल है वो ना हो तो बेहतर है मईशत के लिए, नंबर 1। नंबर 2, देखें बिल्कुल इसके अंदर बहुत सारे इनके अराकीन हैं जो कि इस चीज़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते। उसमें सबसे पहले तो चीफ मिनिस्टर साहब खुद हैं, इनका दावा है कि वो इनके कहने में हैं, लेकिन वो अब इस चीज़ का इजहार कर चुके हैं कि वो चाहते हैं कि जी मार्च तक तो कम अज़ कम चले, और फिर जब मार्च आएगा तो उसके बाद ये तो उनकी ख्वाहिश है, ये उनकी ख्वाहिश है। ये तो नहीं कहा कि मैं असेंबलियां नहीं तोड़ूंगा, बिल्कुल उन्होंने नहीं कहा, लेकिन एक चीज़ है जो बज़ाहिर नज़र आ रही है, तो इसके अंदर जो रस्ते हुए, नो कॉन्फिडेंस के हुए या कुछ और हुए, वो भी अगर हुकूमत ने देखा कि उसका कोई सिनारियो बनता हुआ, तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो और ऑपोजिशन जो है पंजाब में, आपके इल्म में कोई ऐसा रास्ता है कि 90 दिन में इलेक्शन ना हो अगर असेंबलियां? नहीं, अगर टूट जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं असेंबलियां, फिर तो इलेक्शन जो है वो 90 डेज के अंदर होने होते हैं। क्या गवर्नर साहब रोक सकते हैं असम्बली को जो चीफ मिनिस्टर की तरफ से जाएगी? मेरे ख्याल से तो इसको आप डिले नहीं कर सकते, जहां तक मुझे पता है ECP भी इस पे क्लियर है कि 90 डेज के अंदर जो है वो इलेक्शन होगा, तो वो तो फिर तो ठीक है, वो हम भी उसका हिस्सा बनेंगे उस इलेक्शन का, और वो इलेक्शन लड़ेंगे। वो तो और ये सिनारियो बुरा नहीं है कि अगर देखिए न्यूट्रल हुकूमतें आ जाएंगी और इलेक्शन हो जाएगा, लेकिन इनको जनरल इलेक्शन पाकिस्तान में ओवरऑल नहीं मिलेंगे, सिर्फ वो KPK का इलेक्शन होगा, पंजाब का इलेक्शन। लेकिन अगर 125 MNA जाके स्पीकर साहब को कहते हैं, राजा परवेज अशरफ को, कि जनाब ये हम आ गए हैं, हाजिर हैं, हमारे इस्तीफे कबूल किए जाएं, इस्तीफे कबूल करना पड़ेंगे उन्हें, तो उधर भी बाई इलेक्शन होंगे अगर कबूल हो जाते हैं इस्तीफे। आप समझते हैं कि हमारी इकोनॉमी सपोर्ट करती है कि मुल्क में 6 महीने के बाद दोबारा इलेक्शन हो रहे हो इतने बड़े पैमाने पर? अभी एक खर्च होगा पूरा, फिर 6 महीने के बाद दोबारा पूरे। तो इमरान खान साहब कर रहे हैं ना, नुकसान तो मीशत को इमरान खान साहब पहुंचा रहे हैं। अगर नुकसान कर रहे हैं, कूड़ा कर रहे हैं अपनी ख्वाहिशात को जो है वो मनाने के अंदर, और इसलिए करना चाह रहे हैं कि उनको शक है कि वो नाअहल हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया उनके सामने आ रहा है। तोशाखाना जो है वो हमने तो नहीं किया, वो तो उन्होंने किया है, या फॉरेन फंडिंग जो है वो हमने। तोशाखाना करने के बावजूद भी जाकर आवाम को फेस करने के लिए तैयार हैं, तो हम भी फेस करने के लिए। तो अगर आप तैयार हैं तो फिर रिलक्टेंस क्या है? लेकिन रिलक्टेंस ये है ना कि जी हमारे पास एक आईनी एक टाइम पीरियड है कि हम हुकूमत कर सकते हैं। हमने जब ये हुकूमत ली एक आईनी तरीके से, नो कॉन्फिडेंस के जरिए, तो हमने ये पूरा प्लान किया था कि हम इसके अंदर अपनी मईशत को टर्न अराउंड करेंगे, चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। वो हमारा हक है कि हम उसके अंदर हम कुछ डिलीवर कर सकें, और मईशत का जो अभी हालात हैं, ख़राब हालात हैं, तो उसको बेहतर अगर हमने करना है तो हमारे पास ये 7-8 महीने हैं जिसमें हम समझते हैं हम बेहतरी ला सकते हैं। तो वो जो राइट है, वो हक है, वो हमारा है, हम उसको अवेल करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि आप बेहतरी ला सकते हैं 6-7 महीने में, लेकिन बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इससे इत्तफाक नहीं करते, वो समझते हैं कि ऐसा कोई रोड मैप मौजूद नहीं है। इस पर मैं आप
आगे चल के बात करता हूँ, और झगड़ा साहब की चूंकि एक्सपर्टीज़ हैं इकोनॉमी पर, तो मैं उनसे भी बात करता हूँ इस पर। लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो चूँकि आपके तहादी जो हैं वो भी बड़े परेशान हैं मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। उनमें से एक मामला अभी ताज़ा हमारे सामने आया है, ये रेकोडेक वाला, उस पर कानून साजी हुई है। तो सेनेटर जहांज़ेब जमालदीनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये रेकोडेक बिल पर आपको एतराज़ है क्या? हमें तो इतराज़ात काफी ज्यादा है। आपको याद होगा, थोड़ा सा मुझे 2 मिनट दे देना। सैंदक पे जो है ना बलूचिस्तान के हिस्से में फकत 2% उन्होंने फिक्स किया हुआ था। 75% ले जा रहे थे चाइनीज, 23 फेडरल गवर्नमेंट और 2% बलूचिस्तान का। तो मेरे सोने, कॉपर और सिल्वर के जखायर अगर इस तरह लूटे जाएंगे तो मुझे तो कुछ नहीं मिलता। बलूचिस्तान पहले से महकूम और मजलूम है, निगलेक्टेड है, और सब गवर्नमेंट में जब भी कोई आता है वो यही मान लेता है, वो कंसीड करते हैं कि बलूचिस्तान के साथ ज्यादती हुई। और एक और ज्यादती इस बार हमने डिमांड रखी थी कि डायरेक्टली 50% जो है ना बलूचिस्तान के लिए रखा जाए। तो इन्होंने जो है ना बलूचिस्तान के लिए 25% रख ली, बाकी छोटे मोटे जो है कुछ टैक्सेस वगैरह के साथ जो है ना वो रखना चाह रहे हैं। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट जो है ना इन्होंने ज्यादती की हमारे साथ। बिल को जो है ना बुलडोज किया असेंबली में और उसे पास करवा दिया। इससे तो ज्यादा ज्यादती और क्या हो सकती है बलूचिस्तान के साथ कि मेरे सोने चांदी के जखायर ले जा चुके। अच्छा, गैस 52 में पैदा हुई, आज तक उसकी तरसील पूरे पाकिस्तान में हो चुकी, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो जब मेरे साथ ये ज्यादती की जाती है तो जाहिर है मैं भी तो कुछ नहीं कर सकते, सरापा एहतजाज तो रहूंगा। जमहूरियत के तकाजे यही है कि आप तमाम सूबों को उनके बुनियादी रिसोर्सेज से महरूम न करें, उन्हें दे दें, बल्कि ज्यादा दे दें। और खासकर महकूमियत को खत्म करने का तरीकेकार भी यही होता है कि उन्हें उनके हकूक भी दे दें, बल्कि कुछ दूसरे सूबों से ज्यादा उन्हें बिल्ड कर ले। अब आप अंदाजा करें, कोयटा जो है ना सबसे डर्टी सिटी बन चुका है। दीगर हमारे इलाके ग्वादर का नाम लिया जाता है, लेकिन वहाँ पे कोई तरक्याती काम नहीं हुई। सीपेक से हमें कुछ नहीं मिला। और इसी तरह जो है ना दीगर जितने भी बलूचिस्तान की रिसोर्सेज है, चाहे समंदर की दौलत हो, सुई गैस की दौलत हो, अंडरग्राउंड रिसोर्सेज हो, इससे जब हमें कुछ मिलेगा नहीं तो जाहिर है हम तो सरापा एहतजाज रहेंगे। तो ये एहतजाज बेसिकली नफरतों को जन्म देती है, और नफरतें कुछ ज्यादा पहले से हो चुकी हैं। इनको कम करने की जरूरत है, बजाय इनको हम बढ़ावा दे दें, इन्हें ज्यादा कर दें। ये बुनियादी तौर पे जो ना हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे जो हमने पहले पेश किए थे प्रोविंशियल हुकूमत को भी और फेडरल गवर्नमेंट जी। और आप अंदाजा लगाएं कल की जो ना कोर्ट ने कहा कि लेकिन सैंडक की जो ना जो डिसीजन थी, सॉरी रिकॉर्डिंग की, वो गलत। आज वही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई नहीं, हम इसकी मंजूरी दे दें, इसे जो ना हम रिकमेंड करते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड सिर्फ बलूचिस्तान के लिए क्यों? पहले बलूचिस्तान इसलिए अपने को मजलूम, महकूम, खासकर जो है ना मैं बताऊं कि उनकी दौलत को जिस जो है ना बेदर्दी से लूटने की कोशिश की जाती है, इस पे वो सरापा एहतजाज है, रहेंगे, और ये हमारे यहाँ दूरियां कुछ ज्यादा ही जन्म लेंगी। तो ये जो है ना कुछ चीजें थी जिसके बारे में बिल्कुल ठीक है सेनेटर साहब, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जब बिल असेंबली में लाया गया था तो आपको, जब ये असेंबली में लाया गया था बिल, तो आपसे उस वक्त क्या मुशावरत नहीं हुई, आपके साथ डिस्कस नहीं किया गया? आज आप एतराज कर रहे हैं तो टेबल होने से पहले आपको पता नहीं था कि क्या हो रहा है? नहीं जी, यही तो बात है। अगर मशावरत की जाती है, बाहमी जो ना सलाह मशवरे से हो जाता तो बात समझ में आनी थी। और बिल आपको अंदाजा है कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो इस वक्त कंपोनेंट पार्टी है उससे मशवरा नहीं किया गया, जमीयत उलमा इस्लाम से मशवरा नहीं किया गया। जब ज्यादतियां इस हद तक हो तो आपको तो अंदाजा होता होगा, तो लोग सरापा एहतजाज रहते हैं। डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तकाजे भी तो यही है। अब जब ये इतनी ज्यादतियां जो 75 सालों से हो चुकी थी, अब जो ना 75वीं साल में एक बार फिर बलूचिस्तान की दौलत को कोड़ियों दामों पे जो है ना वो लोग बेच रहे हैं, दे रहे हैं, तो इससे बड़ी ज्यादती क्या है? और इससे पहले आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने कहा था कि रिकॉर्डिंग को बेच के पाकिस्तान के कर्जे हम अदा करेंगे। भाई कर्जे आप लें, इस्लामाबाद बसा दें, लाहौर बसा दें, फैसलाबाद बसा दें, कराची बसा दें, और जब आप कर्जे देने की बात हो वो बलूचिस्तान की दौलत से दे दे। भाई अगर आपने एक इस्लामाबाद हमारे यहाँ बसाया होता, फैसलाबाद बसाया होता, यहाँ पे इंडस्ट्रियल स्टेट्स होते, यहाँ पे बुनियादी जरूरियात लोगों की पूरी होती, और खासकर जो है लोगों की तशगी दूर होती, तो फिर तो समझ आने वाली बात है। आपने तो यहाँ पे जो कुछ किया नहीं, फकत ड्रेनेज और लूटेज के अलावा, इस्तेसाल के अलावा। और अब आप एक कहते हैं कि भाई मैं जो है ना हमने इंसाफ के तकाजे पूरे किए, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए, बहुत ही बड़ी ज्यादती हुई है। और इस ज्यादती का अजाला फौरी तौर होना चाहिए, वरना जो है ना बहुत दूरियां कुछ ज्यादा ही बढ़ेंगी। नहीं सही है सेनेटर साहब, मगर क्या इस पर हुकूमती कमेटी भी है, तो क्या कमेटी ने आपसे राब्ता किया है कि नहीं? आप बैठिए, आप कोई ऐसा फैसला ना कर दीजिएगा हुकूमत से अलहदा होने वाला, आइए हमारे साथ बैठकर बातचीत करें। किसी कमेटी ने आपसे राब्ता किया है? आप ऑन बोर्ड हैं अब?
देखिए मोहतरम, कमेटियां वगैरह ये जो है ना, जब भी कमेटी बनती है, कमेटी मीन्स किसी चीज को तूल देना और उस पे जो है ना, मतलब आप ये समझे कि उस मसले को हल करने से इज्तनाब करना, ये बुनियादी तो हमारे मुल्क की जो है ना असल सिस्टम है। कमेटी ममेटी पे हम यकीन नहीं करते, कोई कमेटी नहीं चलेगी। बुनियादी तौर पे जो है ना फौरी तौर पे पार्टी के कायद सरदार अख्तर जान मेंगल और उसके बनाई हुई टीम से डायरेक्ट मुज़ाकरात वजीर आज़म साहब खुद करें या उसकी जो है सीनियर बंदे करें। वही बात जो है ना, ये जो बीच के लोग हैं जो अक्सर, जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, जो बलूचिस्तान की दौलत के लूटने में जो है ना उनका बड़ा हाथ है, तो इस वजह से हम उन पर यकीन नहीं करते। मियां शहबाज शरीफ से हमें कुछ ज्यादा ही तवक्कुआत है। बिल्कुल ठीक है सेनेटर साहब, आपके शिकवे मैं रखता हूं हुकूमत के सामने भी कि इसका क्या जवाब है। फिर आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आप, अगर आपके मुतालबात को नहीं माना जाता तो आप क्या करेंगे। लेकिन पहले मैं झगड़ा साहब, आज इसहाक डार साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं मईशत के हवाले से। वो ये कह रहे थे कि मईशत और सियासत को अलग अलग रखना चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए मईशत के मामले पर। अगरचे मेरा ख्याल है उनकी ये एतराफ़ भी उनके इस बयान में मौजूद है कि 4 साल में भी जो इस हुकूमत को घर भेजने के लिए भी सियासत का सहारा लिया गया या मईशत का पर सियासत की गई, वो भी नहीं होना चाहिए था। तो आप इसको कैसे देखते हैं? मैंने डार साहब का बयान सुना नहीं। अगर उन्होंने ये माना है कि PMLN ने मईशत पे सियासत करके एक पूरा प्लेटफॉर्म बनाया और ऐसे ख्वाब दिखाए पाकिस्तान के लोग, ये उन्होंने नहीं कहा जी, अगर इशारा दिया, जो भी किया, मेरे ख्याल में वो तो हकीकत है। राना साहब ने भी बात की मईशत की, ये बिल्कुल ठीक है कि फ़िलहाल पाकिस्तान को स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन ये कहना कि वो स्टेबिलिटी करने के लिए इमरान खान सैक्रिफाइस करे, देखिए इमरान खान ने तो बहुत कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। अगर पाकिस्तान की मईशत को स्टेबिलिटी चाहिए तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है कि वो स्टेबिलिटी अगर आती है इलेक्शंस के साथ है तो जो भी उस पर एंगेजमेंट करनी है ना, सबसे ज्यादा पावर फेडरल गवर्नमेंट के पास होती है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी फेडरल गवर्नमेंट की बनती है। ये मैं ब्लैक एंड व्हाइट पे कहूंगा और मैं इसलिए एक सीरियस अंदाज में कह रहा हूँ बिकॉज मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि राना साहब ने बड़ी मैच्योर अंदाज में गुफ्तगू की है। अच्छा, जो सेनेटर साहब ने बात की है उस पर मैं जो है वो बात करना चाहूंगा। 2 चीजें तो बड़ी क्लियर है, ठीक है जी, कि अगेन मैं ये इस पे एक थॉट प्रोवोकिंग तरीके से बात करना चाहूंगा। देखिए, मैं अभी से नहीं, मैं जून से लगा हुआ हूं कि अगर मईशत पे सियासत नहीं करनी तो फिर आप सबसे पहले सूबों के साथ बैठे। जो पाकिस्तान के कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं 4 सूबे और उसके साथ गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर, ये इफेक्टिवली पाकिस्तानी फेडरेशन की जो है वो एरिया ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह करने में आप ही जो है वो सियासत करेंगे मईशत पे और सारे सूबों में तकरीबन सारा काम रोक देंगे। और जब 2 चीफ मिनिस्टर्स और 3 फाइनेंस मिनिस्टर्स बैठ जाएंगे ताकि आपको ये दिखा देंगे कि एक्चुअली ये मसला सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का नहीं है, तो तब भी आप कहेंगे कि ये सारे PTI के हैं। अभी तो बलोचिस्तान से भी आवाज आ रही है ना, और इसको भी मैं सियासी नहीं बनाता। मेरे ख्याल में रेको डिक की सेटलमेंट होना बड़ी अच्छी बात है, बहुत पहले होना चाहिए था, कभी सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये एक हकीकत है कि चूंकि PMLN की DNA जो है वो पंजाब के एक एरिया की पार्टी होने की है, इनको फेडरेशन की समझ ही नहीं है। जो इनको करना चाहिए था, जो अभी भी करना चाहिए, अर्जेंटली करना चाहिए कि ये सारा कुछ होते हुए इनको बलोचिस्तान अपने अलाइज को बिठा के जो भी डील करनी थी उस वक्त समझानी चाहिए थी। क्योंकि पाकिस्तान का मसला ये है, और मैं आपके प्रोग्राम को अप्रिशिएट करता हूं कि आपने सेनेटर साहब को इतना टाइम दिया। हम इस्लामाबाद, कराची, लाहौर से बाहर तो पाकिस्तान को पाकिस्तान ही नहीं समझते, इसीलिए तो इतनी रिजेंटमेंट होती है छोटे शहरों में, छोटे सूबों में। बलोचिस्तान के साथ अभी शायद इशू हो ना हो, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप सोचें कि सुई से गैस निकली कब और बलोचिस्तान को गैस मिली कब, तो आपको पता चल जाएगा कि जो सूबे वफाक का हिस्सा है और उनमें एक एहसासे महरूमियत आ जाती है, तो वो क्यों आ जाती है, और ये सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं है। सही है। मैं कॉर्पोरेट दुनिया से आया हूं, देखा है कि ये चीजें बिल्कुल सही है, ऑन बोर्ड तो होना कम से कम लोग, बिल्कुल सही है। झगड़ा साहब, लेकिन ये बताएं कि जब
देखें, आप ये कहते हैं कि विफाक से हमें पैसे नहीं मिले, पंजाब भी ये कह रहा है कि विफाक हमें पैसे नहीं दे रहा। जब यहाँ विफाक में पीटीआई की हुकूमत थी तो सिंध भी ये कहता था कि हमारे हिस्से के हमारा एनएफसी का जो शेयर बनता है वो हमें शेयर नहीं मिला। तो क्या ये दुरुस्त नहीं है कि असल में हुकूमत के पास पैसे ही नहीं है, वो किसको उसको दे, कितने दे, कैसे पूरे पैसे दे? तो आपको हुकूमत की जो मुआशी मसाइल हैं उसका इदराक नहीं है क्या, जो आप उनसे इतने मुतालबात कर रहे हैं? कुर्बानी क्यों नहीं देते? हमें हुकूमत की माशी मसाइल का बिल्कुल एहसास है, और ये चीफ मिनिस्टर ने भी कहा। रात के 80 टॉक शोज होते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल हकीकत क्या है। चैलेंजेस हमें अपने हुकूमत में भी होते थे, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते थे। यहां 6 महीने में चूंकि छोटा सूबा था, पहले गद्दारी का लेबल लगा दिया, फिर इनके अपने एलाइज कहते हैं कि IMF जो है वो अमेरिका की मिस्ट्रेस है, वो गद्दार नहीं है। ऐसा सॉरी जो अभी डार साहब अभी कहें कि IMF की हमें जरूरत हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पहले अपना ख्याल रखेंगे, तो वो अभी गद्दार नहीं है। जब सिर्फ पेशावर से आवाज उठेगी, क्वेटा से आवाज उठेगी, फाटा से आवाज उठेगी, GB से आवाज उठेगी, उस वक्त आप गद्दारी का लेबल लगा लेंगे ना उन लोगों पे भी जिनकी पूरी DNA में पाकिस्तान और फेडरलिज्म है। तो आप पाकिस्तान को कमजोर बना रहे हैं, ये आप फैक्ट्स पे आ जाए ना। इससे पहले कोई हुकूमत है नहीं जिसने नेट आइडल प्रॉफिट्स की पेमेंट की नहीं हो। ये मर्जर को 3 साल हो गए, नेशनल आउटले आपका इस साल 20% ज्यादा हो गया। KP का NFC शेयर, सिंध का NFC शेयर, पंजाब का NFC शेयर उसी प्रोपोर्शन से 20% ज्यादा हो गया। तो फिर किस फॉर्मूले पे आप फाटा के बजट को 30% काटते हैं, GB के बजट को 30% काटते हैं, आजाद कश्मीर के बजट को 30% काटते हैं? यह भी एक हकीकत है कि ब्यूरोक्रेटिक सलाहियत नहीं है, यह भी एक हकीकत है कि आपने पॉलिटिकली इसको नहीं देखा, और यह भी एक हकीकत है कि आप पॉलिटिकल मैशत के साथ रहे। बिल्कुल ठीक है सर, ये आपने बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज कर दिए, हम इन सब का जवाब देना है आपको, और जहांजेब जमालदीनी साहब ने भी जो इल्जामात आयद किए हैं उसका भी जवाब देंगे। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद यही सवाल मैं राना एहसान अफजल साहब के सामने रखता हूं, ब्रेक के बाद। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं राना एहसान अफजल साहब। दोनों चीज़ों का ज़रा जवाब दे दीजिए। पहले तो ये सेनेटर जहांजेब साहब कह रहे हैं कि मुशावरत ही नहीं हुई हमसे, आपने बलूचिस्तान के रिसोर्सेज का फैसला कर रहे हैं, और आपके पहले ही लोग कम हैं पार्लियामेंट में, कितने लोग हैं, उनसे तो कम अज़ कम मुशावरत कर लें, बलूचिस्तान की नुमाइंदगी जिनकी है उनसे तो मुशावरत कर लें, वो नाराज़ हो गए आपसे। देखें, सबसे पहले तो PMLN खसूसी तौर पर बिलीव करती है कंसेंसस में, और जब 2017 का इलेक्शन एक्ट हुआ वो भी कंसेंसस बेस्ड था, और उसमें PTI और दीगर ऑपोजिशन जमातें शामिल थी। तो ये भी जो है ये सबको पता था कि 15 दिसंबर इसकी एक ऐसी डेट है कि उससे पहले लेजिस्लेशन होनी है। तो इस पूरी प्रोसेस के अंदर जो बलूचिस्तान हुकूमत है वो डे 1 से इंगेज रही है, और बलूचिस्तान हुकूमत जो है वो कह लें कि एक कोalition हुकूमत है हमारी। ये इस पर वोटिंग हुई है, उस दिन ये टेबल किया गया था, बिल एजेंडे में शामिल था। नहीं, मैं यही तो आपको मैं बता रहा हूं कि ये जो पूरा रिकोडेक का जितना मामला ये फंसा हुआ था, और जितनी बड़ी इसकी सेंसिटिविटी है, और जितना बड़ा एक फाइन हमें लग चुका है, और जो इसका फाइनेंशियल रिपरकशंस थे कि अगर ये ना होता, वो बहुत सवेरली उसके पाकिस्तान की मीशत को उसकी इम्प्लीकेशंस थी। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि थ्रू आउट बलूचिस्तान हुकूमत, जो कि एक कोalition हुकूमत है, PMLN की हुकूमत नहीं है, वो इसकी सारे स्टेप्स के अंदर शामिल गुफ्तगू थी। यहां तक कि जो लेजिस्लेशन हुई है वो भी उनसे शेयर की। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब मुकर गए हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये इश्यूज टाइमली रेज कर देते, यानी कि अब तो लेजिस्लेशन हो गई, सब कुछ हो गया, सबको पता था 15 दिसंबर को होनी है, तो ये नहीं, सबको नहीं पता था ना, यही तो मैं कह रहा हूं। नहीं, ये तो अचानक जो है वो टेबल किया गया, एजेंडे में शामिल नहीं था। यहाँ एक पार्लियामेंट लॉजिस में डिनर चल रहा था, फोन आने शुरू हुए कि पहुंचे फटाफट वोटिंग करनी है, MNA खाना छोड़ के गए वोटिंग करने रात 10 बजे। डेडलाइन थी, 15 दिसंबर की डेडलाइन थी, बेशक डेडलाइन थी, बिल्कुल। तो उससे पहले लेजिस्लेशन होनी थी। कहने का मतलब ये कि अभी भी जो इनके कंसर्न्स हैं, एक 5 मेंबर जो कमेटी है वो फॉर्म कर दी गई है
गवर्नमेंट की तरफ से, वो इनको एंगेज भी करेगी, इनके मामलात भी सुनेंगे और इनके कंसर्न जो हैं हमें बड़ा ज़रूरी है, हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो जो रिस्पेक्ट और जो इनका जो कह लें इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है या जो इनके कंसर्न्स हैं उनको डेफिनेटली केटर किया जाएगा, उनको सुना जाएगा। लेकिन मैं आपको ये कैटेगोरिकली बताना चाहता हूँ, ये तो पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि लेजिस्लेशन सुप्रीम कोर्ट ने भी बैठ की हो। तो ये एक कंसेंसस बेस्ड मामला था और इसमें जो स्टेक होल्डर्स थे उनको टोटली इन्वॉल्व किया गया। अगर इनकी मुशावरत नहीं हुई या मिसिंग हो गई तो वो अब उनके कंसर्न जो है वो ले लिए जाएंगे। देखिए दूसरा मैं समझता हूं, साहब पैसे क्यों नहीं दे रहे आप छोटे सूबों के? बिल्कुल पैसे मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं। हाइडल प्रॉफिट्स की बात की, इन्होंने 60 बिलियन का क्लेम किया हुआ है, हकीकतन में वो 20 अरब का क्लेम है। वो भी इनके कुछ 240 अरब के वाजबात इन्होंने वापडा के देने हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं। जो इनके फिस्कल ट्रांसफर्स हैं वो भी टाइमली हो रहे हैं। जो रिकन्सिलिएशन कोई एक आधे महीने बाद होती है उसको भी हम अप टू डेट करें। जो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका हमारे से जो तयशुदा था वो 60 बिलियन का उसका बजट था, जो अभी तक हम 27 बिलियन उसके ऊपर या 28 बिलियन हम नवंबर तक दे चुके हैं। अब आज़ाद कश्मीर वाले ये कहते हैं कि जी हमारे हिस्से के जो तरक्याती बजट के 26 अरब रुपए बनते हैं उसमें से अब तक 6 महीने में 13 अरब रुपए मिलने चाहिए थे, 5 अरब रुपए और 5 अरर 20 करोड़ रुपए मिले हैं। अगर यानी जितने मिलने चाहिए थे उससे भी आधे मिले। देखिए अगर डेवलपमेंट के फंड्स कोई डिले उसमें हुई है तो उसमें डेफिनेटली, और यही गिलगित बल्तिस्तान भी कह रहे हैं उसमें डेफिनेटली उसको टेकअप किया जा सकता है। लेकिन वैसे ओवरऑल जो NFC अवार्ड्स के बाद और 18वीं तरमीम के बाद जो इनका हिस्सा बनता है KPK का और पंजाब का, वो उनको टाइमली दिया जा रहा है। और एक नेचुरल प्रोसेस होती है कि अगर कोई लेफ्ट ओवर रह जाए तो उसकी रिकन्सिलिएशन होती है। जब वो रिकन्सिलिएशन क्लियर हो जाती है तो इनको फंड ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। मैं समझता हूँ आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किए जा रहे हैं। ये पहले अपनी हुकूमतों का रिकॉर्ड निकाल के देखें। जो पहले 2 साल PTI हुकूमत के थे, जो इन्होंने बजट जो बनाए हुए थे उससे तो डेवलपमेंट बजट सूबों को 30-30, 40-40% कम रियलाइज हुए एट द एंड ऑफ द डे। तो तब क्यों हुआ था ऐसे? तब भी तो हुआ था तब, यानी कि अगर पंजाब का इन्होंने मिसाल के तौर पे बजट 500 अरब का डेवलपमेंट का दिया था तो डेवलपमेंट तो 300 अरब की भी नहीं हुई थी। तो तब 200 अरब के शॉर्टफॉल हुए थे। तो उस वक्त भी अगर कोई स्ट्रेन था फिस्कल तो वो ट्रांसफर ज़रूर होता है डेवलपमेंट में। अभी भी अगर हुआ तो वो जाहिर सी बात है वो इक्वली फिर उसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन हम इसको ज़रूर देख लेंगे, ना पहले कभी इस तरह किया गया ना अब किया जाएगा। ये एक प्रोपेगेंडा है, एक कह लें कि सियासी नारा है। खुद ये डिलीवर नहीं कर पा रहे, अपने रेवेन्यूज़ ये बढ़ा नहीं पा रहे, तो अब वो उसका जो है ये एक प्रोपेगेट कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जब ये आके बैठेंगे भी और जो करेक्ट फोरम्स हैं जहाँ ये इश्यूज़ उठाएं जो आपके तो वहाँ भी इनको जो है वो सेटिस्फाई कर दिया जाएगा। झगड़ा साहब, आपको सेटिस्फाई कर दिया जाएगा और आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, राणा साहब का ये कहना, और आपके जितने हिस्से के पैसे बनते थे वो सब मिले हैं आपको? आई एम वेरी पेसिमिस्टिक, क्योंकि अगर करना था अभी तक कर जाते। राणा साहब की नीयत पे मुझे शक नहीं होगा। पहले आई एम शॉक्ड, हैरत है मुझे कि इन्होंने 240 अरब के वाजिबात हम पे डाल दिए। सेकेंडली 60 अरब को इन्होंने 20 अरब कैसे कर दिया, जब अभी नेपरा की डिसीजन है जो मैं खुद जाके लड़ा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ एन MOU जिस पे इसाक डार और ख्वाजा आसिफ के साइंस हैं। हकीकत ये है, उन्होंने कहा मिल जाएंगे, 60 अरब है, 20 अरब है। फैक्ट ये है कि अभी तक 1 रुपये नहीं दिया। तीसरी चीज़ ये इन्होंने ठीक कहा कि इन्होंने फाटा के 60 अरब रुपए बजट में डाले, हमारी आवाज़ ही नहीं पहुंचती ना। इसीलिए मैंने बार बार कहा है, वो इन्होंने नहीं सुना होगा कि जब मिफ्ता इस्माइल से मैं मिलने गया था और कहा था कि आपने तनख्वाहें खुद बढ़ाई हैं, और मुझे सेक्रेटरी फाइनेंस ने कहा था कि हमने 74 अरब का बजट रखा था, पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने काट के 60 अरब कर दिया। उस 60 अरब में भी हमें 5 बिलियन पर मंथ नहीं मिल रहे, 4.5 अरब मिल रहे। देखिए, जब IMF को सूबों की तरफ से कोई कमिटमेंट दी जाती है तो हम बगैर मशावरत के, जो सूबों को रिलीज शेड्यूल होती है बगैर मशावरत के, हम आवाज़ उठाएं तो हम बन जाते हैं गद्दार। यार, ये पाकिस्तानी पासपोर्ट हमारे पास भी है, वी एज पाकिस्तानी एज यू आर। और कुछ लोग हम इस सूबे में थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी बोल लेते हैं, अगर आपको ये लगता है कि हम जाहिल हैं और उसका मेयार आपने अंग्रेजी रखा है। पाकिस्तान को मजबूत करना है तो बैठना है। ये बड़ी प्रोफेशनली ये इश्यूज रेस किए थे, राइट फोरम्स पे ही रेस किए थे। उसके बाद किसी ने घास नहीं डाली। मुझे एक बार फाइनेंस डिवीजन में ही किसी ने कहा आप क्यों इतना पुश कर रहे हैं। मैंने कहा यार देखें, एक दिन मिफ्ता नहीं होगा
आपने फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किया होगा, हमें ये सारा कुछ जीरो से। लेकिन झगड़ा साहब, अभी तो आप शायद 2-4 दिन में असेंबली ही तोड़ने जा रहे हैं, तो अभी ये डिस्कशन अगले सेटअप में होगी, फिर क्या होगा अगले में? अभी में वो जिस दिन तक हम है ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने सूबे के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि जब आप हर फेडरेटिंग यूनिट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं ना, तो फिर इस टाइप की चीज नहीं होगी कि इतनी इंपॉर्टेंट सेटलमेंट है रेको डिग की और वहां पे इनके अपने इत्तेहादी जो है वो टेबल से वॉक ऑफ कर रहे। ये आपको एक कल्चर का बताता है। कहने में ये बिल्कुल ठीक है कि हम मशावरत में बिलीव करते, मशावरत में बिलीव करते तो ये ना होता जो बलोचिस्तान ने इनको एक्सपोज किया है। पाकिस्तान का एक कल्चर रहा है कि 18वीं तरमीम हो ना हो, इस्लामाबाद अपनी मनमानी करता है, क्योंकि हम सारे जो है वो ना पढ़े जाहिल हैं, ठीक है, और जब हम आवाज उठाएंगे तो हम गद्दार बन जाएंगे। दैट इज नॉट ट्रू। अगर ये माइंडसेट पाकिस्तान को आगे ले जा मसला ये है कि पैसों का शॉर्टफॉल है यार। शॉर्टफॉल पे आके मेरे साथ बात करें, और हम प्लान कर रहे हैं कि एक साल में 2 मरतबा इलेक्शन हो जाए जब आप में ये कैपेसिटी नहीं है, आपको फिजिबल दिखाई देता है, जब आपको ये फिजिबल दिखाई देता है कि गवर्नमेंट खुल के ये कहे कि वाहिद वजह जिसकी वजह से मैं इलेक्शन ये नहीं कर सकता अभी कि मेरी पॉपुलैरिटी नहीं है, तो वो हुकूमत का खसारा हो, हमारी डिसीजन मेकिंग शॉर्ट टर्म हो लेकिन इलेक्शन ना हो। सही है, वो मगर ये कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही है झगड़ा साहब, लेकिन बिल्कुल ठीक है सर। ये जो 2 दफ़ा एक साल में इलेक्शन होने वाली बात है, इसमें जाहिर है बहुत पैसे लगेंगे। ये जो मुशावरतें हो रही हैं, पहले 5 मीटिंग्स इसहाक डार साहब की सदर साहब के साथ हुई हैं, आज आज़म तारड़ साहब भी मिले हैं, फिर जो है वो या सादिक साहब भी सदर साहब से मिले और फिर सदर साहब गए हैं इमरान खान से मिलने के लिए। ये किन मौज़ूआत पे बात हो रही है? क्या इस पर कंसेंसस नहीं हो सकता कि चलिए इमरान खान भी अगर मार्च में करना चाहते हैं तो वो मई में ले जाएं, आप भी 2 महीने पहले पीछे ले आए और मई में कंसेंसस डेवलप हो जाए, शायद इमरान खान भी मान जाएंगे। इसका कोई इम्कान नहीं है। आप बिल्कुल इस मामले में सबन का लफ्ज मैं यूज नहीं करना चाहता, आपका सियासी हक है, लेकिन क्या आप नहीं उसको छोड़ना चाहते अपने टाइम से? नहीं, देखिए हमारा ये मौक़िफ़ है कि हम इस चीज़ के ऊपर ज़रूर बेंड हो सकते हैं, इस चीज़ को हम माना जा सकता है, लेकिन असेंबली में आप वापस आएं और ये बातचीत शुरू करें, हम इसको तस्लीम कर लेंगे। लेकिन अभी तक जो स्टेटस है, असेंबली में वापस आ रहे हैं ये बताने के लिए आपको कि ये हमारे इस्तीफे कबूल करो। तो देखें, नहीं बात वहीं आ जाती है। देखें असद बात ये है कि अगर आज इनकी बात हम मान लें, किसी की भी हुकूमत अगली आ जाती है, इनकी आ जाती है मिसाल के तौर पे, 6 महीने बाद फिर से ऑपोजिशन इसी तरह के मुतालबात इनसे नहीं होती मैनेज, इकॉनमी और ख़राब हो जाती है, यही बहाना करके हम के इनसे इकॉनमी नहीं मैनेज हो रही, अब इलेक्शन जल्दी करा दें। क्या ये फीजिबल है? ये हो सकता है? क्या एक जमात जिद पे उतर आए कि आप इलेक्शन कराएं वरना हम मुल्क नहीं चलने देंगे? सवाल ये है, अवाम को अगर सोचना है देखें, तो इस पर सोचना है। जमालदीनी साहब ने, उनकी पार्टी ने फैसला करना है, अगर वही निकल गए तो आप क्या करेंगे? जरा मैं जमालदीनी साहब ये बता दें कि अगर आपकी रिकमेंडेशंस को और आपके ग्रीवेंसेस को नहीं माना गया तो क्या हिकमत अमली होगी आपकी? हमारी मरकजी एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करेगी कि हमने हुकूमत में रहना है या हुकूमत से जो है ना हुकूमत छोड़ के हमने अपोजिशन में रहना है, क्योंकि मजीद जो है ना फॉर नथिंग अपने को बदनाम करने की जो है ना क्या जरूरत है। सूबाई हुकूमत में भी हम बदनाम होते जा रहे हैं, मरकजी हुकूमत में भी बदनामी हमारे नसीब में आ रही है, तो इससे बेहतर ये नहीं कि हम अपोजिशन में रहें, न्यूट्रल रोल अदा कर ले। और जब हम PTI छोड़ चुके हैं, PTI में भी यही हुआ था हमारे साथ, जो ज्यादती हुई थी उसमें भी हमारी बातें वो लोग नहीं मानते थे, समझे ना। तो ये इस वजह से जो है ना हम लेकिन इसमें एक स्टेटमेंट आज़म तारड़ साहब की भी आई है कि जी मेंगल साहब से बात हो गई है, तारड़ साहब ने कहा मेंगल साहब से बात हो गई है और उनको कोई एतराज नहीं है, तो क्या किसी लेवल पर कोई राब्ता हो गया है? ये मेरे ख्याल में अभी तक तो फिलहाल वो अपने बयानात खुद ही दे रहे हैं। तारड़ साहब को इस तरह के बयानात देने नहीं चाहिए थे, सबसे पहले उन्हें जो ना अपने हमारे रहनुमाओं से बाकायदा मुलाकात कर लेनी चाहिए थी। जब सरदार अख्तर मेंगल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या ओपन अनाउंसमेंट करे तभी बात समझ आएगी। पार्टी में जो है ना एग्जीक्यूटिव कमेटी है, पार्टी के नुमाइंदे हैं और हमारे यहाँ जमहूरी तकाजे पूरे किए जाते हैं, अक्सर इस तरह फैसले नहीं होते। सरदार अख्तर मेंगल एक जमहूरी आदमी है और जमहूरियत के तकाजे पूरे करके ही वो अक्सर फैसले करते हैं। ये जो है ना हमारी पार्टी के बुनियादी असूल है। तो इंशाल्लाह इस बार फिर मुश्तरका तौर पे और मुत्तफिका तौर पे कोई फैसला कर लेंगे।
राइट सर, सेनेटर जहांजेब जमालदीन साहब बहुत शुक्रिया, राना साइन अफजल साहब आपका भी शुक्रिया, और तैमूर सलीम खान झगड़ा साहब आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने की। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर देखते हैं कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने जो इकदाम उठाए हैं मिलावट से पाक अशिया के लिए, और फिर एक बड़ी इस पर कैंपेन भी हुई है कि कैसे आवाम तक जो है वो खालिस दूध और खालिस चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं, उसके लिए कुछ पॉलिसी मेकिंग की गई है, कुछ इंप्लीमेंटेशन हुई हैं, वो क्या है और इससे क्या फ़ायदा होगा, इस पर बात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। ये मिलावट से जान छुड़ाने के लिए और आवाम तक खालिस दूध और खालिस चीज़ें पहुंचाने के लिए हुकूमत पंजाब ने बड़े हंगामी इकदाम उठाए हैं, और फूड अथॉरिटी जो है पंजाब फूड अथॉरिटी उसने बड़े पॉलिसीज़ बनाई हैं और उस पर हंगामी बुनियादों पर इकदाम का आगाज़ किया है। तो आज के प्रोग्राम में हम देखते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हो रही हैं इस वक्त जिसकी वजह से एक उम्मीद बांधी जा सकती है कि चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त समत में जाना शुरू हुई हैं और आवाम को जो खालिस चीज़ें हैं खाने की वो मिलेंगी, और उससे जो सेहत का नुकसान हो रहा है, जो हमारे हेल्थ सिस्टम के ऊपर एक बोझ आता है, उसमें खासी बेहतरी आएगी। हमारे साथ डीजी फूड अथॉरिटी मुदस्सिर रियाज मलिक साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर रियाज साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए, मैं अगर एक जनरल आपके जो इकदाम हैं उससे पहले सबसे पहले दूध की बात करूं कि क्योंकि लोगों का बड़ा मसला, लोग कहते हैं कि दूध तो खालिस मिलता नहीं है, ये दूध जो है मिल रहा है वो दूध नहीं है, तो लोगों की बड़े इस पर शिकवे भी रहे हैं। तो ये बताइए कि खालिस दूध क्या होता है, कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, और आप कैसे पहुंचते हैं कि ये खालिस है और ये खालिस नहीं है, उसके लिए आप ने क्या मैकेनिज्म बनाया है? देखिए, दूध ऑब्वियसली बहुत ही अहम ग़िज़ा है, मुतवाज़न ग़िज़ा है, और हर शख्स की ज़रूरत है। बच्चों को स्पेशली रिक्वायरमेंट होती है अर्ली एजेस के अंदर उनकी, जो ताकि मैल नरिशमेंट ना हो, उनको स्टंटिंग ना हो, तो बहुत बेहतरीन ग़िज़ा है और ये नेचर की तरफ से ये मौजूद है। पाकिस्तान में बफलोज मेन सोर्स हैं या काउस मेन सोर्स हैं दूध का, और एस्टीमेट के मुताबिक 61 बिलियन लीटर्स जो दूध है वो एक साल में कंजम्पशन होती है पाकिस्तान के अंदर। सिर्फ लाहौर की बात करें तो तकरीबन 38 लाख लीटर से 40 लाख लीटर एक दिन की कंजम्पशन है लाहौर के अंदर, और पाकिस्तान उन 4 ममालिक में चौथे नंबर पे है पूरी दुनिया के अंदर दूध प्रोड्यूस करने के लिहाज से। तो ऑब्वियसली दूध तो हमारी लाइफ का हिस्सा है, लाइफस्टाइल का हिस्सा है, लेकिन इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए, इसमें कितनी मिकदार पानी की होनी चाहिए, कितना सॉलिड नॉट फैट होने चाहिए, कितने फैट्स होने चाहिए, इसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए, उसके लिए हमने स्पेशल स्टैंडर्ड्स डेवलप किए हुए हैं पंजाब फूड अथॉरिटी ने। उन स्टैंडर्ड्स पे इनको मेजर करते हैं और उसके मुताबिक अगर दूध उन स्टैंडर्ड से पूरा नहीं आता तो फिर उस पर मुख्तलिफ पेनल्टीज है। क्वालिटी एक क्वालिटी मेजर है और एक सेफ्टी मेजर है। क्वालिटी के ऊपर हम देखते हैं कि पैदा होगा ना कि आपका मॉनिटरिंग का सिस्टम क्या है जी, आप पहुंचेंगे कैसे, हर यूनिट को कैसे टेस्ट करेंगे, क्या आप रैंडम टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि ये बहुत एक तरह से स्कैटर्ड है, मुख्तलिफ जगहों पर दूध फरोख्त किया जा रहा होता है, तो आपका मॉनिटरिंग का सिस्टम इतना मौसर है कि आप सबको जान सकें? देखिए, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है मिल्क प्रोडक्शन का, मिल्क सप्लाई चेन का। ऑब्वियसली हर शख्स तक नहीं पहुंचा जा सकता, और पूरी दुनिया के अंदर जो इसका तरीकाकार वज़ा किया गया है वो ये है कि दूध को किसी तरीके से पैक किया जाता है और उसको ट्रेसेबल बनाया जाता है, उस पर लेबल लगाया जाता है कि दूध आ कहाँ से रहा है। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली 95% जो दूध है यहाँ पर वो भी ट्रेसेबल नहीं है, उसका इल्म नहीं होता। आपके घर में जो दूध आ रहा है आपको इल्म नहीं होगा एग्जैक्टली कहाँ से आया है वो। सो ये ट्रेसिबिलिटी का मेन इशू है, इसके ऊपर हम आजकल काम कर रहे हैं, और मिनिमम पास्चराइजेशन जो रेगुलेशंस हैं वो पास हो चुकी हैं। उसके तहत अब ये लाजम है कि तमाम दूध प्रोडक्शन वाले जो लूज मिल्क प्रोड्यूस करें वो एक तो उसकी पैकिंग स्टार्ट करें और साथ उसको पास्चराइज करना स्टार्ट करें। तो अब हम इस पे आजकल हमारी नेगोशिएशन चल रही है, काफ़ी फास्ट नेगोशिएशन चल रही है, और हमने अल्टीमेटली
पाकिस्तान अब अलहदा नहीं रह सकता, पूरी दुनिया के साथ ही चलना पड़ेगा। पूरी दुनिया में लूज मिल्क तकरीबन ख़त्म हो चुका है। हमें भी अब ट्रेसेबल मिल्क की तरफ जाना पड़ेगा। और हम कतन ये मल्टीनेशनल ब्रांड्स की बात नहीं करते, उनको प्रमोशन की बात नहीं करते, हम सेफ मिल्क की बात करते हैं कि बेसिक जो एक पीपी बैग है उसके अंदर उसको आप दूध को डाल के उसके लेबल लगा के ट्रेसेबल बना के कि सोर्स क्या है, कहाँ से आ रहा है, उसको आगे भेजा जाए। और ताकि अगर आपके घर का लाए मेरे घर में आए तो हमें पता हो कि दूध कहाँ से आया है। हम चेक करने भी जाए, अभी हम चेक करते हैं हमें पता नहीं चलता कि दूध कहाँ से है। हमने 6 पॉइंट्स लाहौर में बनाए हुए हैं, फॉर एग्जांपल स्टेशनरी पॉइंट्स है, वहां पर जो भी दूध लाहौर के अंदर आता है हम उसे चेक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप 40 लाख लीटर को डेली बेसिस पे चेक कर सके। इस सारे सप्लाई चेन को हम रेगुलेट करने जा रहे हैं और ये ऑब्वियसली चैलेंजिंग चीज है, बिल्कुल एक पैराडाइम शिफ्ट है। लेकिन सेफ्टी सबसे नंबर 1 है, सेफ्टी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, हो भी नहीं सकता। सही है। अच्छा, बिल्कुल सही है मुदस्सिर साहब। अब मामला यह है कि दूध के अलावा भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें मिलावट होती है, और एक आम तासुर हमारे यहाँ ये रहा है कि रिश्वत का चलन आम है। कोई फैक्ट्री अगर पकड़ी जाती है जाली केचप बनाने वाली या मिर्चें बनाने वाली या कुछ और प्रोडक्ट्स बनाने वाली, कुछ अरसे में वो दोबारा खुल जाती है, जहाँ पर हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को मद्देनज़र नहीं रखा जा रहा होता। अक्सर फैक्ट्रियाँ सील होती हैं, थोड़े दिन बाद हम देखते हैं दोबारा खुल जाती हैं। तासुर आम यह है कि यहाँ पर जो है वो आप पैसे के बल पे या रिश्वत देकर जो है वो चला सकते हैं। इसका रास्ता फूड इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग और शायद बहुत सारे और इसमें आपको चीज़ें करना होंगी। तो ये कैसे आप यकीनी बना रहे हैं, आप इसके लिए क्या पॉलिसी मेकिंग हो रही है कि एक चीज़ जो गैर मायारी बन रही है वो आप मेक श्योर करें कि दोबारा वहां पर ये ऑपरेशन स्टार्ट ना हो? देखिए, हमारी जो बेसिकली जो फूड अथॉरिटी है, यहाँ पर फूड इंस्पेक्टर्स नहीं है, हमारे पास इंस्पेक्टर सिस्टम नहीं है। हमारे पास फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, उसमें से 60 से 70% हमारी फीमेल ऑफिसर्स हैं। इसकी आउटलुक बिल्कुल डिफरेंट है पंजाब फूड अथॉरिटी की। इट इज़ अनलाइक अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, और इसकी क्रेडिबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली इशू क्योंकि बड़े हैं, अडल्ट्रेशन जिसकी तरफ आपने निशानदेही की है, अडल्ट्रेशन ऑब्वियसली बहुत सी मौजूद है, हम डेली बेसिस पे पकड़ते हैं उसको। जो प्योर अडल्ट्रेशन है ऑब्वियस वो तो हम बंद कर देते हैं, उसको हम नहीं चलने देते दोबारा। लेकिन जहां पर स्टैंडर्ड्स की क्वालिटी के इश्यूज होते हैं या उसकी गलती की ना होने की वजह से पीछे से जो बेसिकली सप्लाई चेन है वहां से कोई चीज ऐसी आ रही है, तो उसके कवायद और ज़वाबित लिखे हुए हैं हमारे स्टैंडर्ड्स के अंदर या हमारे रेगुलेशंस के अंदर। हम उसके मुताबिक उस पर फैसला करते हैं, डिसीजन लेते हैं। ऑब्वियसली हम बिजनेसेस, अच्छे जो बिजनेस है जिससे अगर गलती हो गई और वो गलती ऑब्वियसली रेक्टिफाइबल गलती थी, हम उसको दोबारा चलाने की जरूर इजाजत देते हैं और विद सर्टेन पेनल्टीज, ट्रेनिंग करा के और उनको इम्प्रूव करवा के। लेकिन जो एडल्ट्रेशन है वो क्रिमिनल्स हैं, वो क्रिमिनल्स के खिलाफ ऑब्वियसली FIRs भी होती हैं, फिर अदालत में मामला चला जाता है और अदालत उस पर फैसला करती है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो क्रैकडाउन जब करते हैं इस तरह के माफियाज के खिलाफ, तो कोशिश ये करते हैं कि केसेस बहुत स्ट्रांग हो ताकि अदालत से भी उनको सजा मिल सके। लेकिन ये ऑब्वियसली माफियाज मौजूद हैं, इनके खिलाफ एक कॉन्टिन्यूस जदोजहद जो है वो जारी रखने की जरूरत है। सही। अच्छा मुझे साहब, ये बाइक स्क्वाड को जो फूड पॉइंट्स की चेकिंग के लिए एक स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है, फिर मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब जो है इसको स्क्वाड का इसमें शामिल किया गया है, इसके पीछे क्या सोच है और इससे क्या फायदा होगा? देखिए, हमारे पास कंप्लेंट्स का जो सिस्टम था पहले वो बहुत वीक था यहाँ पर, कंप्लेंट्स मैनेजमेंट का। हमने एक स्टेट ऑफ द आर्ट कॉल सेंटर बनाया है, आपके चैनल पे इसके इश्तिहार भी हमने आते रहे हैं और एक अवेयरनेस जनरेट करने के लिए। 1223 हमारा नंबर है और 1223 पे कोई भी शख्स कॉल करके हमें इतला दे सकता है, कंप्लेंट कर सकता है, इन्फॉर्मेशन ले सकता है किसी भी खाने की चीज़ के बारे में। अगर उसे कोई दिक्कत है या कहीं पर उसने कोई ऐसी चीज़ देखी है, अनहोनी चीज़ जो कि गैर मियारी मौजूद है, वो हमें इतला कर सकता है। हमने उसके मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई हुई हैं। ये फौरी तौर पर जो इन्फॉर्मेशन है वो उन बाइक स्क्वाड्स को शिफ्ट हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी और वो बाइक स्क्वाड्स इमीडिएटली वहाँ पर पहुँचेंगी नौयत के मुताबिक। अगर इमरजेंसी नोयत है तो इमरजेंसी के मुताबिक इमीडिएटली पहुंचेंगी, वरना 24 घंटे में पहुंचेंगी या फिर 3 दिन में या 7 दिन के अंदर। तो ये कनेक्शन है, बेसिक कनेक्टिविटी है, फीडबैक मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा है या कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा है। और ये बाइक स्क्वाड बड़ी कारआमद साबित हो रही है। पहले फ्रेंकली हमारे पास दिन के अंदर
15 से 20 कंप्लेंट्स आया करती थी। आज से 2-3 महीने पहले हमने जब ये कॉल सेंटर स्टार्ट किया, अवेयरनेस जनरेट की है, डेली हम 400 से 500 कॉल्स रिसीव कर रहे हैं। सो मैसिव एक इसमें इम्प्रूवमेंट आई है और हम एक कनेक्ट हो गए हैं लोगों के साथ। और लोगों से मेरी गुजारिश ये है, आपके तवज्जो से भी स्पेशली, कि इस नंबर पे अगर कोई ऐसी चीज़ देखते हैं, कोई एडल्ट्रेशन देखते हैं, उनके घर के साथ कोई ऐसा काम चल रहा है या उन्होंने कोई ऐसी चीज़ देखी है, ज़रूर इतला करें 1223 के ऊपर, और हमारी टीम्स वहाँ पर लाजमी पहुँचेंगी। जी बिल्कुल सही है सर। ये एक तो चलें, आप कह रहे हैं कि इतला दें, इसके अलावा क्या आप आवाम को कोई पैगाम देना चाहेंगे अपनी अथॉरिटी की तरफ से कि वो उनके अंदर, खुद के अंदर कैसे अवेयरनेस पैदा हो और वो किन बातों का ख्याल रखें और क्या करें? देखिए, क्वालिटी और सेफ्टी में बेसिकली डिफरेंशिएट करना बड़ा ज़रूरी है। क्वालिटी में ऐसा है कि दूध जो है, अगर उसमें पानी डाला है और साफ़ पानी है तो वो क्वालिटी उसकी कम हो गई है, लेकिन अगर उसमें फॉर्मलिन डाली है, यूरिया डाला है, तो सेफ्टी है। लोगों को इल्म होना चाहिए, जो सेफ चीज़ें हैं उनको खाना चाहिए, और उसके लिए कॉन्टीन्यूस अवेयरनेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अपने बच्चों का स्पेशली खास ख्याल रखें। जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं वहाँ पर फिजी ड्रिंक्स हमने बैन किए हुए हैं। अगर कहीं इतला मिलती है उनको, कहीं पर बॉटल्स या फिजी ड्रिंक्स मिल रहे हैं, हमें इतला करें उसके ऊपर, और बच्चों की न्यूट्रिशन पे स्पेशल तवज्जो दें। उसके लिए डाइट बिल्कुल सही है। स्कूलों में और स्कूलों के बाहर भी हमारे यहाँ अभी तक वो कल्चर मौजूद है, ठेले लगाने वाला, वहाँ पर भी बड़े नाकिस चीज़ें मिलती हैं, बच्चे बीमार होते हैं। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर रियाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। डीजी फूड अथॉरिटी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।